नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। भारत ने पाकिस्तान पर फिर की सर्जिकल स्ट्राइक। रजौरी पुंछ में एलओसी से 2.5 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकियों के 4 लॉन्चिंग पैड किए तबाह। और आप देखिए कि 7 से 8 आतंकी मारे गए, यानी कि ढेर हुए हैं। राजौरी पुंछ में बड़े हमले की तैयारी में थे आतंकी और वेट टीम के सदस्य। और इन्हीं लॉन्चिंग पैड से पिछले कुछ दिनों से घुसपैठ की भी रची जा रही थी, एक तरह से षड्यंत्र। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को पुख्ता सूचना मिलने पर की गई है कार्रवाई। और गुलाम जम्मू कश्मीर के कोटली क्षेत्र में आतंकियों के शिविरों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। और 12 से 15 कमांडो ने शनिवार रात पैदल पार की सीमा, सभी जाबाज साकुशल लौटे भी है। उड़ी आप देखिए सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। तो आप देखिए जैसे मोहम्मद के आतंकी दस्ते ने 18 सितंबर 2016 को उड़ी में सेना के शिविर पर हमला किया। इस हमले में हमारे 19 सैनिक जवान बलिदान हो गए थे, हालांकि चारों आतंकी भी मार गिराए गए थे। भारतीय सेना ने 29 सितंबर को रात नियंत्रण रेखा के 3 किलोमीटर अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया और आतंकियों के अड्डे को तबाह कर दिया। कार्रवाई में 25 पैरा कमांडो शामिल थे, जबकि 150 कमांडो नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान की किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए डटे हुए थे। फिर आप देखते हैं कि बालाकोट एयर स्ट्राइक होता है। 14 फरवरी 2019 को पाकिस्तान पर जैसे आतंकियों ने सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर पुलवामा के पास आत्मघाती हमला किया। हमले में 40 जवान हमारे शहीद हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को विश्वास दिलाते हुए कहा था कि वह पाकिस्तान बड़ी गलती कर चुके हैं, उन्हें इसका पूरा हिसाब देना पड़ेगा। इसके बाद 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना की 12 मिराज 2000 जेट्स ने नियंत्रण रेखा पार कर और पाकिस्तान के बालाकोट में जैश द्वारा संचालित आतंकी शिविर पर हमला किया। इस ऑपरेशन में जैश की कमर तोड़ दी गई और उसके कई कमांडर, लगभग 200 से 300 आतंकी मारे गए थे, ऐसा भी कहा गया था इसमें। और ये आप देखिए, ये पाकिस्तान है, लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगी हुई है। यहाँ जो पीओके बोलते हैं ना, इस हिस्से पर आप देखते हैं कि पाकिस्तान कब्जा किए हुए है, हमारा हिस्सा है वो, याद रखिएगा। सीबीआई ईडी की करेगी बंगाल में नापा भर्ती घोटाले की जांच। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की राज्य सरकार की याचिका, कहा कि शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ा प्रतीत होता है। ममता सरकार ने दी थी कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने दर्ज की थी प्राथमिकी और केस सुने बगैर नहीं देंगे कोई अंतरिम रोक आदेश, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो यहाँ सबसे पहले तो आप लोग कहाँ चलिए, वेस्ट बंगाल चलिए, यानी कि पश्चिम बंगाल चलिए। देखिए आप देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए पश्चिम बंगाल है, कोलकाता इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम, यानी कि टोटल 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 3 देशों से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं और राज्यपाल सीबी आनंद बोस हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। यहाँ का क्षेत्रफल देखें तो आप देखें 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका पश्चिम बंगाल फैला हुआ है। सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। वहीं प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात करें तो 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप देखते हैं कि हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। और आप सभी जानते हैं कि 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। लगातार घटा गरीबी का आंकड़ा। पीएम ने कहा है कि बीते 9 वर्षों में 3 गुना बढ़कर 13 लाख रुपए हुई है औसत आय। पहले घोटालों और भ्रष्टाचार का युग था, आज गरीब के हक का पूरा पैसा सीधे उनके खाते में पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री आप देखते हैं कह रहे हैं मध्य प्रदेश में रोजगार मेले को संबोधित कर रहे हैं। और आप देखते हैं कि इसी साल मध्य प्रदेश में आपका चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव। भोपाल इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ
याद देखिए, लीबिया में बंधक 17 भारतीय युवक छुड़ाए गए। लीबिया पहुंचे युवकों को सशक्त समूह ने बंधक बना लिया था। विदेश मंत्री ने भारतीय दूतावास की प्रशंसा भी की है। केंद्र ने राज्यों से जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने को कहा। कोविड के नई वेरिएंट मिलने के बीच केंद्र सरकार ने सोमवार को उच्च स्तरीय बैठक की और राज्यों से पॉजिटिव सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने को कहा। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्र ने इस बात को रेखांकित किया है कि देश में कोविड की स्थिति स्थिर बनी हुई है। पिछड़ों के लिए सबसे अधिक काम मोदी ने किया है, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर अलीगढ़ में सोमवार को हिंदू गौरव दिवस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव की तैयारी का शंखनाद कर दिया। 2024 में आप देखते हैं कि लोकसभा चुनाव है, टोटल 543 सीटें हैं लोकसभा की। दोस्त की बेटी से दुष्कर्म में उपनिदेशक गिरफ्तार, सरकार ने किया नीलामी। एक बात आप लोगों को हमेशा मैं कहता हूं कि अपने परिवार के मेंबरों को छोड़ के, अपने भाई को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर किसी दूसरे पर जिंदगी में भरोसा मत करिए। और खासकर लड़कियों के लिए ये बात बोली जा रही है। कोई आप देखते हैं कि आपको निस्वार्थ भाव से आपकी मदद नहीं कर सकता है। आज की रियलिटी यही बची हुई है दुनिया की। ध्यान रखिएगा अपने परिवार का। प्रयुक्त हो चुके इंजन ऑयल को फेंकना या जलाना पड़ेगा भारी। प्रयुक्त हो चुका इंजन ऑयल जल और वायु प्रदूषण के लिए बड़ा खतरा बन जाता है। अब ई वेस्ट की तरह इसके संग्रहण और रिसाइकलिंग को लेकर केंद्र सरकार सख्ती की तैयारी कर रही है। इसे खुले में फेंकना या जलाना महंगा पड़ेगा। जो आप देखते हैं कि यूज हो जाता है ना, उसके बाद आप देख सर्विस करवाते होंगे तो उसी ऑयल की बात हो रही है। बड़ी अदालत के आदेश के विरुद्ध नहीं जा सकता है कोई भी कोर्ट। इस सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक दुष्कर्म पीड़िता की 27 हफ्ते से अधिक की भ्रूण का गर्भपात करने की अनुमति दी और सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को गलत ठहराते हुए कहा कि भारत में कोई भी अदालत सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ नहीं जा सकता है। और सुप्रीम है, उसके खिलाफ कहाँ जाओगे आप लोग, ठीक है। ये भी यार, शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचकर प्रज्ञानंद ने रचा इतिहास। विश्वनाथ आनंद के बाद फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय। सेमीफाइनल में विश्व नंबर 3 कारू आना को टाई वेकर में किया पराजित। ये आप देखेंगे शतरंज विश्व कप टूर्नामेंट में। अब देखिए फाइनल में इनकी जीत तो यही ऊपर वाले सितवा करते हैं। विक्रम लैंडर ने भेजी चंद्रमा पर उतरने वाले स्थान की तस्वीर। 23 अगस्त को आप देखते हैं कि भारतीय समय अनुसार शाम 6:04 पर लैंडर विक्रम चांद की सतह पर उतरेगा। और आप देखिए शाम 5:20 होगा सीधा प्रसारण। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से चंद्रयान टी के लैंडर ने साधा संपर्क भी आप देखेंगे। और आप सभी जानते हैं कि ये सब इसरो कर रहा है देख रेख, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और आपको मालूम है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। और आप देखते हैं कि इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में आपको देखने को मिलेगा। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। और दिल्ली आप देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ये आप लोगों को देखने को मिलता है ना, तो उसी की बात हो रही है। विदेशी मेहमान दिल्ली के 9 प्रमुख बाजारों का करेंगे भ्रमण। यह खास है इन बाजारों में। दिल्ली का दिल का नॉर्थ प्लेस में सभी बड़ी कंपनियों के शोरूम है। बंगाली मार्केट में आप देखिए बंगाल की प्रसिद्ध संदेश मिठाई का भी आनंद ले सकेंगे। चाणक्यपुरी के डिप्लोमेट इनक्लेव में मालचा मार्केट पहले से प्रमुख स्थल रहा है और जहां विभिन्न देशों के दूतावास लोग खाने पीने के लिए जाते रहे और यहाँ अलग अलग देशों के व्यंजन उपलब्ध रहते हैं। खान मार्केट में आप देखिए लग्जरी सामान और अच्छे रेस्टोरेंट हैं। जनपद और सरोजिनी नगर मार्केट कपड़ों की खरीदारी के लिए खास माने जाते हैं। ये आप लोगों को देखने को मिले। अधिकारियों को समन करने का जारी होगा दिशा निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अज्ञा मामलों में हो अलग अलग प्रक्रियाएं। लंबित मामलों में अधिकारियों के हलफनामे से हो सकती है उद्देश्य की पूर्ति। अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण को वैध घोषित करने की मांग संबंधी याचिका रद्द हुई है। जम्मू कश्मीर से 370-35 से हटाकर लद्दाख जम्मू कश्मीर में 2 हिस्सों में बंट गया है ना, दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। बिहार में जाति आधारित गणना पर अंतरिम आदेश देने से इंकार। ये जाति आधारित जनगणना कहने का मतलब है कि अब जातियों की जनगणना भी होनी चाहिए, ऐसा कहा जा रहा है। और देखिए जनगणना की बात करें तो हर 10 साल में होती है, आप जानते हैं। 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में शुरू हुई थी। नियमित जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से शुरू हुई थी। मणिपुर हिंसा मामले में मुआवजे योजना ठीक करने की जरूरत है। जस्टिस गीता मित्तल कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की 3 रिपोर्ट। नष्ट दस्तावेजों के फिर से सृजन का सुझाव भी दिया है। जो आप देखते हैं कि मणिपुर में जातीय हिंसा फैली हुई है, उसी की बात हो रही है। पुरुष बिना महिला जी सकती है और प्रगति का दुनिया को दिखा सकती है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक कार्यक्रम में कहा है।
और केंद्र ने कोविड मामले में आप देखते हैं जो राज्यों को निर्देश दिए उन्हीं की बात हो रही। जनप्रतिनिधियों पर अच्छे आचरण के लिए दबाव बनाए मतदाता, ये हमारे लोकसभा अध्यक्ष का साहब कह रहे हैं। और लोकसभा अध्यक्ष के बारे में याद रखिए, जो लोकसभा सदस्य होते हैं ना, उन्हीं में से एक को लोकसभा सदस्य ही चुनते हैं लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। मणिपुर के कांग पोकपी में राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाकेबंदी दोबारा शुरू हो चुकी है। एक आदिवासी संगठन ने कुकी के समुदाय के लिए आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग को लेकर सोमवार को आप देखते हैं कि जिले में 2 राजमार्गों पर अनिश्चितकाल के लिए नाकेबंदी दोबारा शुरू कर दी है। सीबीआई जांच मामले 6800 भ्रष्टाचार के मामले निजी अदालत में लंबित पड़े हुए हैं। आप देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने 2022 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा है, असम में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए हेमंत ने जनता से मांगे सुझाव और प्रस्तावित कानून पर सुझाव को दिया 30 अगस्त का समय और 6 अगस्त को विशेषज्ञ समिति ने रिपोर्ट सौंपी थी मुख्यमंत्री को। असम की देखिए बात करें तो आप देखते हैं कि असम आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगा। यह है असम, दिसपुर इसकी राजधानी है। इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उसके बाद आप आइए मणिपुर, नागालैंड, फिर आ जाइए आप लोग अरुणाचल प्रदेश। कहाँ आ जाइए? अरुणाचल प्रदेश। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। किससे? भूटान बांग्लादेश से लगती है। हेमंत विश्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आप देखते हैं कि गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में आप देखेंगे 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 78,438 वर्ग किलोमीटर में आपका असम फैला हुआ है। ये आप देखिए, पीएमएलए में सीए को शामिल करने पर केंद्र से जवाब तलब किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने धन शोधन निवारण कानून के तहत चार्टर्ड अकाउंट, कंपनी सचिव और कास्ट अकाउंटेंट को रिपोर्टिंग संस्थाओं के दायरे में शामिल करने संबंधी प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इसमें ये आप देखिए, राजनीति की खबरें हैं, आप सभी जानते हैं कि होती रहती हैं। बस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में याद रखिएगा और जहां भी चुनाव हो उस राज्य के बारे में एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय निर्वाचन की एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। और आप देखते हैं कि 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ये आप देख रहे हैं कि मानसून बना हुआ है, मौसम की मार देखने को मिल रही है। लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन एक भूवैज्ञानिक घटना है। धरातली हलचलों जैसे पत्थर खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव इसके अंतर्गत आते हैं। ये हिमालय क्षेत्र धारण क्षमता के अध्ययन के लिए विशेषज्ञ समिति का सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। वैज्ञानिक ढंग से हो रहा है कूड़े का निस्तारण। इस यात्रा काल केदारनाथ धाम पैदल मार्ग व पड़ाव से एकत्रित किया जा चुका है 300 क्विंटल कूड़ा और एकत्रित कूड़े को कंपैक्ट करने के लिए 100 घोड़ा खच्चर का माध्यम से पहुंचाया जा रहा है सोनप्रयाग। ये देनदारी झारखंड की और हिसाब किताब में सिर खपा रहा है। आप देखेंगे बिहार एक गृह मंत्रालय के निर्देश पर महालेखाकार जुटा रहे पेंशन दायित्व का आंकड़ा 5 बैंकों ने सौंप दिया है रिकॉर्ड। ब्यूरा देने में 3 बैंक लगाए हैं आज कल। ये आप देखिए, वित्तीय वर्ष 2018-19 में अब तक झारखंड ने 1 पैसा नहीं दिया। उसका दावा है कि वह अब तक बिहार को 1490 करोड़ दे चुका है। राज्य गठन के बाद से पेंशन दायित्व के मद में भी 3000 करोड़ का भुगतान किया गया। उसमें 14 बैंकों से पूछा गया 2018-19 में पेंशनरों को कितना भुगतान किया गया। 4 बैंकों के अनुसार 500 करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया।
महालेखाकार के रिकॉर्ड में मात्र 92 करोड़ रुपए दर्ज हैं। अब बैंकों से डिटेल मांगा जा रहा है। ये आप देखिए, हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग हो रही है। ये हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, असम, छत्तीसगढ़ से आए आदिवासी समाज लोग जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। ढोल नगाड़े के साथ सामूहिक नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आप लोगों को 8वीं अनुसूची के में और कहा जाता है कि यह भाषा 40 लाख से अधिक लोगों की ओर से बोली जाती है। ये 8वीं भाषा में कौन कौन से 8वीं सूची में कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं, ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। इनसे कई बार क्वेश्चंस आप देखते हैं कि पूछ लेता है आपसे। ये आप देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। इसमें आप देखिए असमिया हो गया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। और इन भाषाओं में से 14 भाषाओं को संविधान के प्रारंभ में ही शामिल कर लिया गया था। और आप देखिए 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 1992 में आप देखिए 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को शामिल किया गया था। 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 2004 से प्रभावी हुआ था, उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इस तरह से टोटल 22 भाषाएं हैं अभी वर्तमान में। देश के प्रथम गांव की महिलाएं भोजपत्र पर लिख रही स्वावलंबन की गाथा। उत्तराखंड में आप देखते हैं कि माड़ा गांव और नीति घाटी में भोजपत्र पर कैलीग्राफी से लिख रही श्लोक व आरती। बद्रीनाथ धाम में बिक्री हो रही, वन से मिलती है पेड़ की छाल, उसी पर ये आप देखते हैं कि प्राचीन काल में हम लोग जा रहे हैं जिस तरह से। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है। ये आपको प्रीलिम्स में हो, मुख्य परीक्षा में हो या इंटरव्यू में, हर जगह मदद पहुंचाते हैं। और आर्टिकल आप लोग जितने अधिक पढ़ सकते हैं पढ़ा करिएगा। ये आपको निबंध हो, आंसर राइटिंग में काफ़ी मदद करते हैं। प्रशासनिक सुधारों पर आगे बढ़े सरकार। एक अनुमान है कि देश में हर साल करीब 90 लाख लोग पलायन करते हैं। इस प्रकार देखें तो देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अवसरों के अभाव में विस्थापन को विवश होता है। और अवसरों का यह अभाव रोजगार के विकल्पों, मौकों की कमी और क्षेत्रीय स्थिति जैसे पहलुओं से उत्पन्न होता है। असल कारण चाहे जो भी हो, लेकिन यह तय है कि इतने बड़े पैमाने पर पलायन अवसरों में असमानता की पुष्टि करता है। याद रहे कि किसी एक स्थान विशेष पर आर्थिक गतिविधियों का साकेंद्रण अक्सर सामाजिक अशांति एवं आक्रोश का कारण बनता है। यह स्थिति तब है जब भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता का उद्घोष किया गया है और एक के बाद एक सरकारों ने इस असमानता को दूर करने की दिशा में कदम अवश्य उठाए हैं, लेकिन अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाए हैं। हाल के दौर में आप देखिए लोक लुभावनवाद इसका एक कारण बनता दिख रहा है और लोक लुभावनवाद को लेकर इन दिनों जबरदस्त होड़ मची हुई है। और इसी कारण बीते दिनों कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार को कहना पड़ा कि मुक्तखोरी वाली योजनाओं के चुनावी वादों को पूरा करने के लिए इस साल विधायकों के पास उनके निर्वाचन क्षेत्रों में विकास गतिविधियों के लिए धनराशि शेष नहीं बचेगी। और भारत में सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों को धरातल पर उतारने का मुख्य दायित्व देश की नौकरशाही के पास है। अफसोस की बात है कि उसका प्रदर्शन खराब रहा है और इसकी बड़ी वजह संस्थानों का सांगठनिक ढांचा, कार्य संचालन का ढर्रा और जवाबदेही की कमी है। भारत ने नौकरशाही का सांगठनिक ढांचा अपने औपनिवेशिक शासकों से विरासत में लिया है। उसके लिए स्टील फ्रेम यानी इस्पात ढांचे की उपमा भी गढ़ी गई है और उससे अपेक्षा की गई है कि यह ढांचा न केवल कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखेगा बल्कि सरकारी खजाने के लिए राजस्व भी जुटाएगा। स्वतंत्र भारत में प्रशासनिक ढांचा इस प्रकार कायम रहा कि उसका नाम तक नहीं बदला गया है और इसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही कहा जाता रहा है। राजनीतिक स्वतंत्रता ने
राष्ट्र राज्य को जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार में बदल दिया है। उत्कृष्ट संविधान ने विधायिका को कानून बनाने, कार्यपालिका को उन्हें लागू करने और न्यायपालिका को एक समता मूलक समाज के निर्माण का दायित्व सौंपा है। यह सब तो हुआ है, लेकिन प्रशासनिक मशीनरी को आवश्यक रूप से पुनर्गठित नहीं किया गया, जबकि स्वतंत्र भारत में जन कल्याण की दिशा पूर्ववर्ती शासन से बिल्कुल अलग थी। इसके बावजूद समानता और न्याय वितरण के अग्रदूत बनने के बजाय सरकारें माई बाप की सरकार और अधिकारी हुजूर ही बन रहे हैं। स्वतंत्रता की मध्यरात्रि पर देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रसिद्ध भाषण नीति से साक्षात्कार में कहा था कि भारत की सेवा का अर्थ उन करोड़ों लोगों की सेवा से है जिन्हें कष्ट उठाने पड़े हैं। इसका अर्थ होगा कि गरीबी, अज्ञानता, बीमारी का अंत और अवसरों की समानता सुनिश्चित करना। इसके उलट अवसरों में असमानता की अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आय और जीवन की गुणवत्ता के स्तर पर विसंगतियां अपूर्ण वादों को ही दर्शाती हैं। राजनीतिक बिरादरी वोट बैंक की राजनीति में उलझी रही है और उसने सशक्तिकरण की राह में आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रयास नहीं किया है। उल्टे वे जनता को झुंझुना भी पकड़ाते गए हैं। जनता के लिए पर्याप्त रूप से समान अवसर सृजित ही नहीं किए कि लोग गरिमा और आत्मविश्वास के साथ जी सकें। अब अमृतकाल में भारत ने विकसित देश बनने का लक्ष्य रखा है। हालांकि केवल प्रति व्यक्ति जीडीपी ही सफलता का पैमाना नहीं होना चाहिए। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्ज का मानना है कि जीडीपी में स्वास्थ्य, शिक्षा, अवसरों की समानता, पर्यावरण की स्थिति और जीवन की गुणवत्ता से जुड़े अन्य सांकेतिक प्रतिबिंबित नहीं होते हैं। हमें इस बात का मर्म समझना होगा कि अमृतकाल में हम सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक भारतीय शिक्षित हो। शिक्षित होने से आशय मात्र साक्षर होने से नहीं है, और इसी अमृतकाल में प्रत्येक देशवासी को गुणवत्तापूर्ण परक नागरिक सुविधाएं, आवास, स्वास्थ्य सेवाएं और आप देखिए एक सार्थक आर्थिक सक्रियता के लिए अवसरों की समानता भी मिले। जीवन से जुड़ी अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोगों को किस सरकार या प्रशासनिक अमले के आगे हाथ ना फैलाना पड़े और इसके बजाय लोग उनके साथ बैठकर राह में आने वाली बाधाओं को दूर करने और बेहतरी की दिशा में आगे बढ़ने पर मंत्रणा करें। समय आ गया है कि अपने नागरिक एवं पुलिस प्रशासन के ढांचे का व्यापक रूप से कायाकल्प किया जाए, ताकि वह संवैधानिक दायित्वों को आवश्यक रूप से पूरा करने में सक्षम बने सकें। और कायाकल्प की इस यात्रा का आरंभ दायित्व के नाम परिवर्तन से होना चाहिए। हमें जिले के प्रमुख को मजिस्ट्रेट के बजाय मैनेजर यानी कि प्रबंधक के रूप में संबोधित करना होगा। उनकी भूमिका, दायित्व और जवाबदेही को नए सिरे से तय करना होगा। उन्हें मनमाने ढंग से काम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। देश में आप देखेंगे इस समय काफी कुछ अच्छा भी हो रहा है, जैसे स्वास्थ्य, आवास, पानी और बिजली के स्तर पर स्थिति सुधरी है। एक बड़ी हद तक इसका श्रेय मोदी सरकार को जाता है, जो मिशन मोड में काम करते हुए अपनी योजनाओं को कारगर रूप से धरातल पर उतारने में सफल हो रही है। यह स्थिति अब तब और बेहतर हो सकती है जब नौकरशाही के ढांचे को नए सिरे से आप देखिए गढ़ा जाए और प्रत्येक स्तर पर सक्रिय अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाए। इस दिशा में आवश्यक सुधार में अब विलंब नहीं किया जाना चाहिए। इन सुधारों से विकसित राष्ट्र की राहें खुलेगी। लेखक सेबी और LIC के चेयरमैन रहे हैं, इनका नाम है GN वाजपेयी साहब। इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है। एक देश एक पाठ्यक्रम आवश्यक है। बीते दिनों राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT ने कक्षा 3 से 12 तक की पाठ्यपुस्तकें तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनाई। इस राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एवं शिक्षण सामग्री समिति ने विभिन्न क्षेत्रों की 19 प्रसिद्ध हस्तियों और विशेषज्ञों को सम्मिलित किया गया। और इनमें आप देखिए इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष सुधा मूर्ति, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय एवं सदस्य संजीव सान्याल, प्रसिद्ध गायक एवं संगीतकार शंकर महादेवन, भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष चमू कृष्ण शास्त्री आदि। और इनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना प्रशासन संस्थान के कुलपति महेश चंद्र पंत तथा सह अध्यक्षता प्रिंसटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मंजुल भार्गव को सौंपी गई। यह समिति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के एक अंग के रूप में के कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में विकसित स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा के साथ पाठ्यक्रम को संरेखित करने का काम करेगी। यह स्वायत्त संस्था आवश्यकता पड़ने पर सहायता एवं परामर्श आदि के लिए अन्य विशेषज्ञों को आमंत्रित करने हेतु स्वतंत्र होगा। पाठ्यक्रम विकास एवं पाठ्य पुस्तकों की डिजाइन आदि की प्रक्रिया में लगभग 1000 से अधिक विषय विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे। समिति का लक्ष्य इस शैक्षणिक वर्ष के अंत तक कक्षा 3 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों को तैयार करना एवं कक्षा 1 और 2 की मौजूदा पाठ्य पुस्तकों को भी उचित रूप से संशोधित करना है।
यह आवश्यक नहीं कि विज्ञान, गणित, प्रौद्योगिकी जैसे विषयों में महारत रखने वाले व्यक्ति कला, नृत्य, संगीत, साहित्य और संस्कृति, मानविकी एवं शारीरिक शिक्षा जैसे विषयों में भी पारंगत हों। अतः विभिन्न भिन्न रुचियों, विषयों एवं वर्तमान की बहुविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञों को पाठ्यपुस्तकें तैयार करने वाली समिति में सम्मिलित करना सर्वथा उचित कदम है। इस प्रक्रिया में शंकर महादेवन, भारत के शास्त्रीय नृत्य संगीत, सुधा मूर्ति, नारी सशक्तिकरण, विवेक देवराय और संजीव सन्याल स्वतंत्र एवं प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था आदि का बेहतर समायोजन कर सकते हैं। वैसे ही अन्य सदस्य अपनी अपनी विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों की विषय वस्तु का उपयोग, चयन एवं निर्धारण कर सकेंगे। स्वतंत्रता के पूर्व एवं पश्चात के अनेक प्रसंगों, संदर्भों, संघर्षों, उपलब्धियों, आदर्शों, प्रेरणाओं को भी पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की महती आवश्यकता है। वैसे इस समिति का मुख्य उद्देश्य ही भविष्योन्मुखी पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकें तैयार कर नए एवं विकसित भारत की संकल्पना को साकार करना है। युवाओं की आकांक्षाओं एवं स्वप्न को पूरा करना, वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम, समर्थ एवं आत्मविश्वास से परिपूर्ण पीढ़ी का निर्माण करना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2006 के बाद पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि 10 से 15 वर्ष के अंतराल पर पीढ़ियों की रुचि, सूची, प्रवृत्ति एवं आवश्यकता आदि में परिवर्तन आ सकता है। सूचना, ज्ञान एवं तकनीक के इस युग में तो इस परिवर्तन की गति और भी तीव्र है। ऐसे में पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों में परिवर्तन अध्ययन, अध्यापन को व्यवहारिक, रोजगारपरक, प्रासंगिक, जीवन उपयोगी बनाए रखने की दृष्टि से ही आवश्यक है। याद रहे कि विद्यार्थियों में आत्मबोध, राष्ट्रबोध, नागरिक बोध एवं दायित्व बोध जागृत करने एवं प्रकृति, परिवेश, पर्यावरण एवं संस्कृति आदि के प्रति लगाव विकसित करने की दृष्टि से भी पाठ्यक्रम में यथोचित परिवर्तन की मांग दशकों से आप देखते हैं कि की जाती रही है। पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों में परिवर्तन के पश्चात केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए कि सभी बोर्ड के विद्यार्थी यह पुस्तक पढ़ें और ताकि भिन्न भिन्न बोर्ड द्वारा दी जाने वाली शिक्षा में व्याप्त अंतर एवं भेदभाव को दूर किया जा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मूल भावना संपूर्ण देश में एक शिक्षा, एक पाठ्यक्रम एवं एक परीक्षा प्रणाली विकसित करने की है। यदि एक राष्ट्र एक कर, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, एक राष्ट्र एक ग्रेड, एक राष्ट्र एक परीक्षा संभव है तो एक राष्ट्र एक पाठ्यक्रम क्यों नहीं है। पढ़ने पढ़ाने का माध्यम एवं भाषा भले ही अलग हो, राज्य स्तरीय सरोकारों का महत्व देने के लिए साहित्य एवं सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों में भले थोड़ा बहुत परिवर्तन कर ले, परंतु सभी विद्यार्थियों के लिए समान शिक्षा, समान अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से एक देश एक पाठ्यक्रम लागू किया जाना चाहिए। इससे अलग अलग बोर्ड में पढ़ाए जाने वाले भिन्न भिन्न पाठ्यक्रमों के कारण विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों के समक्ष उपस्थित होने वाली कठिनाइयों एवं चुनौतियां कम होंगी। प्रायः यह देखने में आता है कि निजी विद्यालय मनमानी तरीके से महंगी पुस्तकें खरीदने के लिए बच्चों एवं अभिभावकों पर दबाव बनाते हैं। एक देश एक पाठ्यक्रम ऐसी प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगाने में सहायक होगा और तत्कालिक लाभ एवं निहित राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए कई बार देश एवं समाज को जाति, भाषा, प्रांत, मजहब एवं भिन्न भिन्न अस्मिताओं के नाम पर बांटने का कुचक चला जाता है। एक देश एक पाठ्यक्रम में इस प्रकार की विभाजनकारी सोच एवं अलगाववादी प्रवृत्तियों पर लगाम लगाएगा और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की भावना को बल प्रदान करेगा। ये आप देखिए, लेखक शिक्षाविद एवं शिक्षा सोपान नामक सामाजिक संस्था के संस्थापक, इनका नाम है प्रणय कुमार। इनके द्वारा आर्टिकल लिखा गया है। ग्रह शांति, ऊर्जा। ग्रह शांति, समाज की सबसे छोटी इकाई व्यक्ति होता है। रिश्तों में बंधे व्यक्तियों का समूह परिवार कहलाता है। परिवार में माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, पुत्र पौत्र, बहु बेटियां आदि होती। परिवार से समाज और फिर राष्ट्र बनता है। इस प्रकार यह प्रतिपादित होता है कि राष्ट्र का मूल व्यक्ति और परिवार है। यहीं से शांति का पौधा अंकुरित होकर एक बड़ा वृक्ष बनता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित में लिखा है कि अयोध्या के लोग तन, मन और धन से सकारात्मक प्रवृत्ति के थे, जबकि इसके विपरीत लंका के निवासियों में सज्जनता की कमी थी। जैसा परिवेश मिलेगा वैसे ही आप लोग होंगे ना, तो ये आप लोग देख लीजिए। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, पढ़ा करिएगा। ये आप देखिए, निर्धनता निवारण अभियान। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में जो आप देखिए रोजगार में मेले में कहा है, उसी की बात हो रही है। गरीबी कम करने की बात हो रही है। बेहतर पहल। बिहार सरकार ने प्रदेश के मध्य विद्यालयों के विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने की दिशा में बेहतर पहल कर रही है। रोजगार, शिक्षा, समय की मांग और इस दिशा में किए जा रहे प्रयास को सफलीभूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए। ऋषि सुनक का राम भक्त होना। पिछले दिनों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रामकथा के दौरान कहा कि श्री राम मुझे प्रेरणा देते हैं, चुनौतियों का सामना करना सिखाते हैं। ऋषि सुनक ने कहा है कि वह सियाराम भी कहा, और किसी भी देश के प्रधानमंत्री पहले उस देश का नागरिक होता है, उसके पहले वह अपने आराध्य का भक्त भी होता है।
भक्त होना एक स्थायी भाव है, अपने राज्य से भक्त का नाता कभी नहीं टूटता है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री का पद एक जिम्मेदारी का पद है, इसमें अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है, पूरी जवाबदेही से अपने पद का निर्वहन करना होता है। ऋषि सुनक भी अपने देश ब्रिटेन के लिए उतने ही समर्पित हैं जितने हम अपने भारत देश को लेकर। ये भारत से इनका संबंध रहा है ना। लोग अक्सर पद और व्यक्ति को एक ही मान लेते हैं। कई बार पद पर रहते हुए भी एक व्यक्ति कुछ ऐसा कर जाता है जो उसकी गरिमा के अनुकूल नहीं होता है, पर लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। कई बार इसके ठीक विपरीत भी होता है। कई बार बड़ी बड़ी हस्तियां अपना प्रोटोकॉल तोड़कर कुछ ऐसा कर जाती हैं जिससे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वीआईपी बंदिशों में जीते हैं, जबकि सामान्य आदमी एकदम बिंदास होता है। वीआईपी होने के दौरान उनकी एक एक हरकत पर लोगों की नज़र होती है। सामान्य आदमी को किसी भी आम हरकत के लिए हिसाब देने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए हमें यह नहीं समझना चाहिए कि एक प्रधानमंत्री भला राम भक्त कैसे हो सकता है। राम भक्त होने के लिए ना तो प्रधानमंत्री होना आवश्यक है और ना ही आप देखिए किसी जाति विशेष का होना। कोई भी राम भक्त हो सकता है, पर कोई भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है। और आप देखिए, पद की गरिमा और गरिमा का पद दोनों ही अलग अलग हैं। इनका घालमेल नहीं करना चाहिए। हम हर वीआईपी कभी ना कभी आम आदमी रहता है, यही आम आदमी कभी कभी बाहर आ जाता है। आनंद का अनुभव भीतर से आता है, वही बताकर नहीं आता है। उनका आना ही हमें आनंदित कर देता है, वह हमारे चेहरे के भाव में ही छिपा होता है। आनंद के दौरान आंखें बंद हो जाती हैं, इसे आनंद को समेट लेने का भाव कहेंगे। एक बच्चा जब बहुत खुश होता है तो अपनी आंखें बंद कर लेता है। दरअसल आंखें बंद कर वह आनंद को महसूस करता है। आनंद का अनुभव करने वाले किसी मासूम को देखे वह कितना निर्दोष दिखाई देता है। आनंद का सही उपयोग निर्दोष लोग ही पूरी तरह से कर पाते हैं। ऋषि सुनक को राम भक्त होना आनंद देता है, इस बात के लिए वह गर्व करते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। सार्वजनिक रूप से यह कहना भी उन्हें बड़ा बनाता है। उनकी राम भक्ति को सत सत नमन। यहाँ भी आप देखिए छोटे छोटे कॉलम हैं, ये भी आप लोग देख सकते हैं। कारगर प्रयासों से दूर हो रही है देश की गरीबी। गरीबी अभी भी वैश्विक अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या है। विश्व की 1/4 जनसंख्या आज भी गरीबी में जीवन बसर करती है। विश्व की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत में गरीबी को तेजी से कम करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने हाल ही में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में सराहा है। विकासशील देशों में भारत को इसके लिए प्रथम स्थान दिया गया है और सीमित संसाधनों की आज भारत गरीबी को दूर करने की दिशा में तीव्रता से आगे बढ़ रहा है। राज्यों के विकास के बूते तय होता है सत्ता का चरित्र एक तरह से। चलिए ये आप देखते हैं कि 2005-06 में भारत में गरीबों की संख्या 64.4 करोड़ थी और 2015-16 में घटकर आप देखते हैं कि ये 33 करोड़ रह गई थी। 2019 से 21 में 23 करोड़ रह गई है। उसी की बात हो रही है। ये परसाई जी को नमन, खरी खरी तंज कस जाता है। भाजपा के अनंत दाव की पहली परीक्षा ये बंगाल में। किसने अपना दर्द कहें वृंदावन में श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ के अनुरूप बुनियादी ढांचा विकसित न होने से अव्यवस्था फैल रही है। लिहाजा इस दिशा में त्वरित निर्णय लेते हुए कार्य आरंभ करना होगा। एक तो बंदरों का भय आप देख लीजिए। यहाँ सभी तरह की वित्तीय सेवाएं देंगी जियो फाइनेंशियल। रिलायंस इंडस्ट्री की सहायक कंपनी आम ग्राहकों के साथ छोटे और मसूले उद्योग को देगी कर्ज। गैर कार्यकारी चेयरमैन ने कहा है कि डिजिटल पर होगा पूरा फोकस। अगले 6 महीने में NBFC CIC में तब्दील होने की मंशा है। आसियान संघ FTA समीक्षा दो साल में पूरी होने की उम्मीद हो रही है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के बारे में आप लोग सुने हैं, मुफ्त व्यापार समझौते की उसी से बात हो रही है। आसियान के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोगों को जरूर रखना चाहिए। इससे क्वेश्चंस आप देखते हैं कि पूछ लेता है, कई बार क्या पूछ लेता है, क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। इस तरह के संगठनों से हर साल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आसियान आधिकारिक तौर पर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ का संक्षिप्त नाम है इसमें। और इसमें आप देखते हैं कि कब इसकी स्थापना हुई थी, 8 अगस्त 1967 में। और आप देखिए ब्रुनई हो गया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम इसके सदस्य आपको देखने को मिलेगी। वैश्विक डायरेक्ट सेलिंग में 11वें स्थान पर पहुंचा भारत। 2022 में भारत के डायरेक्ट सेलिंग ग्राहकों को सीधी बिक्री बाजार का आकार बढ़कर आप देखिए 26,852 करोड़ रुपए हो गया। इसके साथ ही वैश्विक डायरेक्ट सेलिंग रैंकिंग में भारत 11वें स्थान पर पहुंच गया। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार 2021 के मुकाबले पिछले वर्ष डायरेक्ट सेलिंग में 5.4% की वृद्धि हुई है और 2022 में वैश्विक डायरेक्ट सेलिंग उद्योग का आकार 172.89 अरब डॉलर रहा है। ग्रामीण मांग में हौजरी उद्योग का राजस्व
बढ़ेगा। अदानी इंटरप्राइज में प्रमोटरों ने हिस्सेदारी बढ़ाई। दक्षिण पूर्व एशिया में 590% बढ़ेगा क्यूआर कोड का भुगतान। एफएमसीजी क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा ब्रांड बना अमूल। 72,000 करोड़ रुपए रहा है कंपनी का राजस्व वित्त वर्ष 2022-23 में के दौरान। 11,000 करोड़ रुपए बढ़ा है राजस्व वित्त वर्ष 2021-22 के मुकाबले। भारत का विदेशी व्यापार 6 माह में 8,000 अरब डॉलर के पार पहुंचा। प्याज निर्यात पर शुल्क समय से उठाया गया कदम। दूसरी तिमाही में ईवी की बिक्री में 120% की बढ़ोतरी। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। मालाबार नौसेना अभ्यास में गरजा 4 देशों का युद्धपोत। ये आप देखते हैं कि हमारी भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व जापान की नौसेनाओं का संयुक्त अभ्यास मालाबार 2023 सोमवार को समाप्त हुआ है ना, उसी में बात हो रही है। ये आप देखिए, अब ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर सिडनी के करीब हुआ है। यह अभ्यास मालाबार श्रृंखला का 27वां संस्करण है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। मालाबार अभ्यास 1992 में पहली बार भारत और अमेरिका ने किया था, ये भी याद रखना है। ब्रिक्स विस्तार पर चर्चा में खुले सोच के साथ शामिल होगा भारत। 15वां शिखर सम्मेलन हो रहा है ना, पीएम मोदी बैठक में भाग लेने के लिए आज दक्षिण अफ्रीका रवाना होंगे। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका आप देखते हैं कि इसमें शामिल है। ये आप लोगों को याद रखना चाहिए। इसकी स्थापना कब हुई थी ये आप लोग बता दीजिए, कल ही हम लोगों ने बात की हुई थी इस पर। पाक में सीक्रेट एक्ट के तहत कोर्ट गठित, कुरैशी हुए पेश। गोपनीय कानून उल्लंघन में इमरान खान भी आरोपित हैं। आज आप देख रहे हैं पाकिस्तान है, वहाँ कुछ भी हो सकता है। इमरान खान जेल पहुँच चुके हैं। ट्रंप की धमकी, सत्ता में आए तो भारत पर पारस्परिक कर लगाएंगे, पूर्व राष्ट्रपति हैं। अमेरिका दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास से भड़का उत्तर कोरिया, दागी क्रूज मिसाइल देख लीजिए। ये आप लोग उत्तर कोरिया देखें तो ये ऊपर उत्तर कोरिया है, नीचे दक्षिण कोरिया है। ये आप देखते हैं कि सनकी शासक बैठा हुआ है, कभी भी कुछ भी करने की धमकी देता रहता है। न्यूयॉर्क में इंडिया डे परेड आप लोग देखिए। न्यूयॉर्क में 41 वर्षीय इंडिया डे परेड का भव्य आयोजन हो रहा है। F-16 लड़ाकू विमान मिलने से बढ़ेगा विश्वास, रूस को पराजित करेंगे, जैल सिंह की कह रहे हैं। यूक्रेन और रूस में जो युद्ध चल रहा है ना, उसी की बात हो रही है। ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। लंबे समय से इन दोनों में युद्ध चल रहा है, ये आप सभी जानते हैं। चीन की अर्थव्यवस्था संकट में, उसका आर्थिक मॉडल चरमरा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा है कि चीन बहुत धीमी वृद्धि के योग में प्रवेश कर रहा है। चीन का कुल कर्ज सकल घरेलू उत्पाद का करीब 300% हुआ है। ये आप देखिए, खेल का क्षेत्र है। क्रिकेट हमारे देश में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है और आप लोग देखते रहते होंगे। भारतीय दृष्टिबाधित पुरुष और महिला टीम जीती। भारतीय पुरुष दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने सोमवार को IBSA विश्व गेम्स 2023 में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराकर पहली जीत दर्ज की है। अलकराज को हराकर जोकोविच बने चैंपियन। नोवाक जोकोविच ने लगभग 4 घंटे तक चले मैराथन मुकाबले में कार्लोस अलकराज को वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन टेनिस टूर्नामेंट में हराया है। स्पेन को चैंपियन बनाने के बाद ओल्गा को मिली पिता के निधन की खबर। स्पेन की तरफ से महिला फुटबॉल विश्व कप फाइनल में निर्णायक गोल दागने वाली ओल्गा कार्मोना को इस मैच के बाद पता चला कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप देखिए, खिलाड़ियों की या इस तरह के लोगों की बड़ी संघर्ष भरी कहानी रहती है। सोचिए, छूट के लिए बजरंग को देना होगा फिटनेस में प्रमाण पत्र। भारतीय खेल प्राधिकरण चाहता है। भारत को छठा ओलंपिक कोटा भी मिला। कोटा प्रणव और लक्ष्य दूसरे दौर में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। प्रणव और लक्ष्य सेन सोमवार को यहाँ क्रमशः कोलेजो नैन 24, 22, 21, 10 और जार्सेस जूलियन फाल पर सीधे गेम्स में 21-12, 21-7 से जीत के साथ विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंचे। किस खेल का खिलाड़ी कौन है, कौन खिलाड़ी किस खेल से है, क्या उसने किया है, ये जरूर याद रखा करिएगा, इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है। अध्यात्म में भरोसा हो तो देख लिया करिएगा। ये भी देख लिया करिएगा। यहाँ जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट से भी पॉइंट मिल जाते हैं। अंतरिक्ष में 2 बार प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति बने जोसेफ ए वाकर।
1963 में आज ही अमेरिकी वायुसेना की लड़ाकू पायलट जोसेफ ए वाकर वायुमंडल को पार करके दूसरी बार अंतरिक्ष में पहुंचने वाले व्यक्ति बने थे। अमेरिकी वायुसेना और नासा द्वारा संयुक्त अभ्यास अभियान X-15 के तहत जोसेफ ने यह उपलब्धि हासिल की। इसके बाद कई विज्ञानियों ने इसे दोहराया। और ऑस्ट्रिया ने इटली पर किया इतिहास का पहला हवाई हमला। और 1849 में आज ही के दिन ऑस्ट्रिया ने इटली के वेनिस पर इतिहास का पहला हवाई हमला किया था। और ऑस्ट्रेलिया ने दुनिया भर में बम गिराने के लिए चालक रहे 200 गुब्बारे लॉन्च किए थे। हालांकि हवाओं के कारण गुब्बारों की दिशा बदल गई और वह दूसरी दिशा में चले गए, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। काव्य की व्यंग्य विधा के जनक माने जाने वाले हरिशंकर परसाई, प्रसिद्ध लेखक व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई के जन्म 1922 में आज ही मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ था। शुरुआत में अध्यापन का कार्य किया। 1957 नौकरी छोड़ स्वतंत्र लेखन करने लगे। अखबार देशबंधु के स्तंभ पूछे परसाई से उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। तब की बात और थी। भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत उनके प्रमुख व्यंग्य संग्रह थे। विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग्य संग्रह के लिए 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। आखिरी 2 किलोमीटर की दूरी तय करने की प्रक्रिया सबसे जटिल है, ये माधवन कह रहे हैं। इसरो प्रमुख ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात भी की है, जो आप देखें इसरो। और देखिए चंद्रयान पहला 2008 में छोड़ा गया था, दूसरा 2019 में और तीसरा अभी छोड़ा गया है। ठीक है, ये आप देखिए 4 चरणों में पूरी होगी सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया। रफ बेकिंग चरण, इस समय चंद्रमा की 25 किलोमीटर इंटू 134 किलोमीटर कक्षा में मौजूद चंद्रमा 3 का वेग करीब 1680 मीटर प्रति सेकंड है। इसे विक्रम लैंडर में लगे इंजन के फायर कर धीरे धीरे कम किया जाएगा। अल्टीट्यूड होगा होल्ड चरण, लगभग 10 सेकंड तक एल्टीट्यूड होल्ड चरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस समय लैंडर 3.48 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर स्थिति की ओर झुकेगा। ऊंचाई 7.42 किलोमीटर से घटाकर 6.8 किलोमीटर और वेग 336 मीटर सेकंड क्षैतिज और 49 मीटर सेकंड ऊर्ध्वाधर कर दिया जाएगा। फाइन बेकिंग चरण, यह प्रक्रिया 175 से सेकंड चलेगी और इस चरण में लैंडर पूरी तरह से ऊर्ध्वाधर स्थिति में चला जाएगा। ऊर्ध्वाधर 6.8 किलोमीटर से घटाकर 800 से 1000 मीटर कर दी जाएगी और गति लगभग 0 मीटर सेकंड में होगी। टर्मिनल डिसेंट चरण, जब लैंडर निर्धारित लैंडिंग साइट से करीब 10 मीटर की ऊंचाई पर होगा तो इसके सभी इंजन बंद कर दिए जाएंगे ताकि यह सीधे अपने पैरों पर नीचे आ सके। यह अंतिम चरण होगा। इस दौरान लैंडर पर लगे विशेष सेंसर व ऑन बोर्ड कंप्यूटर इसकी दिशा को नियंत्रित करते रहेंगे। 350 ड्रम वादकों की एक साथ प्रस्तुति, ये आप देखिए ब्राजील के साथ सांता कैटरीना राज्य में आयोजित 10वीं फ्लोरियानोपोलिस ड्रम ऑर्केस्ट्रा में आप लोग देख रहे हैं। विज्ञानियों ने स्तन कैंसर से जुड़े 4 नए जीन की पहचान की हुई है। ये आप देखिए अनुसंधान होता रहता है। और ये आप देखिए महिलाओं में कैंसर होने वाली मौत का दूसरा सबसे बड़ा वो भी है। और कुछ जीन विचार किया जाता है जैसे BRCA1, BRCA2, ALV2, लेकिन ये केवल अनुवांशिक खतरे बहुत ही छोटे अंश की एक तरह से आप देखते हैं व्याख्या करते हैं। अभी भी अधिक जीन की पहचान करना बाकी है। मच्छर जनित बीमारियों का मिलेगा नया इलाज। होस्ट सेल में डेंगू और जीका जैसे वायरस के प्रसार विधि का पता चला है। KAT5 प्रोटीन को लक्षित कर दवाएं विकसित किए जाने की बात हो रही है। अमेरिका में कैद हुआ रहस्यमयी जानवर, लीजिए वॉशिंगटन की बात है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई भी सवाल है मेरे लिए, सुझाव है तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है।